हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ग्रुप 16, 17 एंड 18 का ये हमारा लास्ट पार्ट है और जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको आज हम कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन वाटर रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो क्लोरीन की जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि अगर हम NaOH की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ और अगर हमने यहाँ पे NaOH लिया है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा NaCl, then NaClO3 that is sodium chloride and sodium chlorate और प्लस यहाँ पे बन जाएगा H2O। ठीक है, तो क्या है आंसर? आंसर आएगा NaClO3 NaClH2O। ऑप्शन ए ही हमें दिख रहा है तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ और दो रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो हो सकता है अगली बार कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। तो NaOH अगर हमारा कोल्ड एंड डाइल्यूट है, NaOH कोल्ड और डाइल्यूट अगर है और इसके अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे बनता है NaCl जो कि ऊपर वाली रिएक्शन में भी बना है, प्लस यहाँ पे अलग प्रोडक्ट जो बनता है वो सिर्फ है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसको हम बोलेंगे, एंड प्लस बनेगा H2O। तो सिर्फ यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे NaClO3 और यहाँ पे NaOCl बना है, बाकी NaCl एंड वाटर दोनों में कॉमन है। तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड में ये प्रोडक्ट्स बनेंगे और हॉट और डाइल्यूट NaOH है तो फिर NaCl, NaOCl एंड वाटर ये बनेगा। और एक रिएक्शन है, ये भी देख लो। अगर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है CaCl2। जैसे ऊपर सोडियम क्लोराइड बना था, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, प्लस बनेगा यहाँ पे CaOCl ट्वाइस एंड प्लस बन जाएगा यहाँ पे H2O। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, कोल्ड डाइल्यूट और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following compounds contain highest number of chlorine atoms in their single molecule। तो highest number of chlorine किस में रहेंगे? तो सबसे पहले दिया है फॉस्जीन। अभी फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है COCl2। तो एक फॉस्जीन के मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन के एटम आ गए? तो 2 क्लोरीन के एटम आ गए। देन मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है, बीच में रहेगा सल्फर, देन यहाँ पे रहेगा CH2Cl और यहाँ पे भी इधर साइड में भी CH2 एंड रहेगा Cl। तो एक मस्टर्ड गैस के मॉलिक्यूल में फिर से 2 Cl एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। देन है टीयर गैस। तो टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2, ये टीयर गैस का फॉर्मूला है और टीयर गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। देन आता है फॉस्फीन होता है PH3। तो यहाँ पे तो क्लोरीन एटम है ही नहीं, तो ज्यादा क्लोरीन एटम किस में प्रेजेंट है? टीयर गैस में। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, टीयर गैस। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन एक्सेस अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया एंड क्लोरीन की रिएक्शन हमें बोली है, तो अगर हम अमोनिया एंड क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं Cl2, यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया बोला है, तो अगर हमने यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में लिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, प्लस बनेगा N2, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बनती है अगर हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया। और एक याद रखना है रिएक्शन को, अगर हमने अमोनिया के साथ एक्सेस क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन एक्सेस लिया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NCl3 प्लस बनता है HCl। ठीक है, हमें क्या पूछा है? एक्सेस अमोनिया एंड क्लोरीन। तो एक्सेस अमोनिया एंड क्लोरीन से अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड डाइनाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक्सेस अमोनिया लिया तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगर लिया तो फिर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ही बनेगा, NCl3 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या प्रोपोर्शन रहेगा इन एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया में क्या होता है, एक्वा रिजिया में 3:1 रेशो में प्रेजेंट होता है HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो 3 रेशो में HCl एंड 1 रेशो में नाइट्रिक एसिड, तो 3:1, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which from following mixture generates aqua regia? तो aqua regia में फिर से HCl, concentrated HCl and concentrated nitric acid होता है। कहाँ पे है ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रहेगा, concentrated HCl and concentrated nitric acid, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the number of moles of chlorine atom and nitrogen atom respectively present in n mole of tear gas? तो n मोल ऑफ टीयर गैस में कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम रहेंगे ये पूछा है। तो टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल हमने लिया टीयर गैस का, तो एक मॉलिक्यूल में 3 Cl एटम रहेंगे एंड एक नाइट्रोजन का एटम रहेगा, तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं। अगर हमने n मॉलिक्यूल लिए, n मोल्स, n मोल्स दिया है, अगर हमने n मोल्स लिए टीयर गैस के, तो उसमें 3 into n मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम रहेंगे और 1 into n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम रहेंगे। तो 3n ऑफ क्लोरीन एंड n ऑफ नाइट्रोजन, 3n क्लोरीन n ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ कंपाउंड हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ टीयर गैस। तो फॉर्मूले दिख रहे हैं मुझे, ये थायोनिल क्लोराइड, ये तो फर्स्ट चीन हो गया, ये मस्टर्ड गैस होगी और लास्ट जो है वो क्या है, टीयर गैस का फॉर्मूला, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मस्टर्ड गैस। तो n मोल अगर हमने मस्टर्ड गैस के लिए, तो उसमें कितने मोल सल्फर एटम रहेंगे ये पूछा है। तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फर CH2 यहाँ पे Cl, देन यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी रहेगा हमारा Cl। तो एक मस्टर्ड गैस के मॉलिक्यूल में सल्फर का कितना एटम है, तो 1 सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम प्रेजेंट है, तो अगर हमने n मोल्स लिए तो n मोल ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो n मोल सल्फर एटम मतलब ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला ऑप्शन बी रहेगा, है ना, सल्फर CH2CH2Cl। बाकी ये तो फॉस्जीन है, ये हमारा टीयर गैस है, ये तो नहीं है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, है ना। तो ऑप्शन बी ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ड्यूरिंग इट्स ब्लीचिंग एक्शन रिलीजिंग नासेंट ऑक्सीजन। तो ब्लीचिंग एक्शन में जब क्लोरीन नासेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है ये पूछा है। तो अभी होता क्या है, क्लोरीन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सबसे पहले मॉइस्चर मतलब H2O, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर H2O के प्रेजेंस में सबसे पहले यहाँ पे बनेगा HCl प्लस बनता है HOCl, सोडियम नहीं, हाइपोक्लोरस एसिड इसको हम बोलेंगे HOCl। अभी ये जो HOCl है मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, ये फिर से ब्रेक डाउन होके बनता है HCl प्लस बनेगा नासेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अगर दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन करके लिखूं, तो ये देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा Cl2 प्लस H2O और इससे बनेंगे 2 HCl के मॉलिक्यूल, ट्वाइस HCl प्लस बनेगा नासेंट ऑक्सीजन। अभी ये रिएक्शन है हमारी जब क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। हमें देखना है कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आए। तो सबसे पहले क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। देखो यहाँ पे Cl2 है, Cl2 में एक क्लोरीन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो 0 रहेंगी, है ना। अभी यहाँ पे HCl, तो H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। तो यहाँ से यहाँ गए, है ना, 0 से -1 गया है क्लोरीन, 0 से -1 गया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, और कितने से डिक्रीज हुई, 1 से, तो डिक्रीजेस बाय 1, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के। अभी हम देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following interhalation compounds is not obtained by the action of fluorine with bromine? तो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड नहीं मिलेगा, ये हमें पूछा है। ध्यान दो, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन से क्या बनता है। एक काम करते, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के कंपाउंड देख लो। अभी ना इंटरहैलोशन कंपाउंड हमारे पास होते हैं 4 टाइप के। एक होता है XX-, दूसरा XX-3, तीसरा रहेगा XX-5 एंड फोर्थ वाला होता है XX-7। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इंटरहैलोशन कंपाउंड्स हमारे पास पॉसिबल है। अभी क्लोरीन के साथ ClF, ClF3 और ClF5, मतलब क्लोरीन एंड फ्लोरीन के रिएक्शन से XX- वाला ClF भी बना है, XX-3 वाला ClF3 बना है, XX-5 वाला ClF5 भी बना है, ClF5 भी बना, ये नहीं बना। ठीक है, वैसे ब्रोमीन के साथ BrF बनता है, BrF3 बनता है और BrF5 भी बनता है, लेकिन BrF7 नहीं बनता। और यही हमें पूछा था कि कौन सा इंटरहैलोशन कंपाउंड नहीं बनेगा जब फ्लोरीन एंड ब्रोमीन की रिएक्शन होगी। तो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के रिएक्शन से BrF मतलब XX- वाला कंपाउंड बनता है, BrF3 मतलब XX-3 वाला कंपाउंड बनता है, BrF5 मतलब XX-5 वाला भी कंपाउंड बनता है। तीनों कंपाउंड बने, क्या नहीं बना, तो BrF7 मतलब XX-7 जो है वो नहीं बनता। कहाँ पे है, ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये XX-7 वाला एक ही कंपाउंड है, कौन सा, IF7। तो सिर्फ आयोडीन एंड फ्लोरीन की रिएक्शन से ये कंपाउंड बनता है XX-7 वाला, बाकी जो है वो ये कंपाउंड नहीं बनाते, और वही हमें पूछा था, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which from following characteristics for interhalation compound is not true? तो इंटरहैलोशन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है यहाँ पे, और कौन सी ट्रू नहीं है वो हमें पूछा है। सबसे पहले, these have even number of total atom। अभी इंटरहैलोशन कंपाउंड जैसे अभी हमने देखा कि XX-, XX-3, XX-5 एंड XX-7, ये 4 टाइप के इंटरहैलोशन कंपाउंड है हमारे पास। अभी टोटल एटम पूछा है ना, तो यहाँ पे टोटल एटम एक X और एक X-, ऐसे 2 एटम हो गए। यहाँ पे एक X और एक X-3, तो 3 और 1, यहाँ पे 4 एटम हो गए। यहाँ पे 6 और यहाँ पे टोटल एटम कितने हो गए, 8। इसका मतलब टोटल एटम क्या है, यहाँ पे इवन ही तो है। तो ये पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि दीज हैव इवन नंबर ऑफ टोटल एटम्स, ये सही है। दूसरा, इन XX- टाइप इंटरहैलोशन कंपाउंड नंबर ऑफ X- एटम इज ऑलवेज ऑड, तो ये भी तो सही है। देखो X- यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है, 7, तो सारे ऑड नंबर ही तो है ना ये। इसका मतलब X- जो है वो हमेशा ही ऑड रहेगा, ये भी हमारा सही है। देन दीज आर पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो सारे इंटरहैलोशन कंपाउंड होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे क्योंकि पैरामैग्नेटिक बोला है तो ये गलत रहेगा, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन सी आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट पॉइंट देखो, these shows intermediate properties that of halogen in what, तो ये भी सही है। जैसे ClF3 अगर हमने ले लिया तो ये क्लोरीन एंड फ्लोरीन की रिएक्शन से बना है, तो ClF3 की जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्लोरीन एंड फ्लोरीन के इंटरमीडिएट रहेंगी। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो भी सही है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, which among the following compounds is a colorless gas at normal temperature? तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कौन कलरलेस गैस के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैसियस स्टेट में कौन होता है। तो गैसियस स्टेट में होता है ClF, देन ClF3, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, देन IF5, ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, देन IF7, ये सारे जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। अभी कलरलेस गैस पूछा है तो यहाँ पे ClF जो है ये कलरलेस गैस के फॉर्म में रहता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, what is the number of lone pair of electrons involved in IF molecule? अभी क्वेश्चन में पूछा है कि IF दैट इज आयोडीन मोनोफ्लोराइड मॉलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जैसे इसके पहले भी मैंने ये ट्रिक बताई है, अगर मुझे यहाँ पे लोन पेयर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम लेंगे। अभी क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो सेंट्रल एटम वैसे तो नहीं होता इसमें, लेकिन लार्जर साइज का आयोडीन है तो मैं उसको ले लेती हूँ।
ठीक है। आयोडीन हम लेंगे सेंट्रल एटम, तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या रहेगा 7, ठीक है। अभी एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर। तो ऐसे यहाँ पे IF का अगर स्ट्रक्चर निकालेंगे हम, तो आयोडीन पे कितनी लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। अभी देखो फ्लोरीन ने भी अगर एक बॉन्ड बनाया है तो इसके ऊपर भी कितनी लोन पेयर आती है, 3 लोन पेयर आती है। तो एक्चुअली में IF मॉलिक्यूल में 3 आयोडीन पे एंड 3 फ्लोरीन पे ऐसी कितनी लोन पेयर है, 6। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी हमें 6 दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमें सेंट्रल एटम की, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही एटम की लोन पेयर पूछी है, ये कंसिडर करके हम ऑप्शन ए इसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने लोन पेयर पूछा था 2 1 0, ये तो नहीं रहेगा क्योंकि दिख रहा है हमें 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो एक ही एटम के ऊपर की कंसिडर करके 3 लोन पेयर को हम टिक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 6 होता तो यहाँ पे आंसर जो है वो 6 आता, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन IF मॉलिक्यूल ऐसे पूछा है, किसी एक एटम के ऊपर की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें ऑप्शन ए 3 लोन पेयर ही करेक्ट लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, which from following compound is not in solid state at 25 डिग्री सेल्सियस। तो कौन 25 डिग्री सेल्सियस मतलब ही हम रूम टेम्परेचर लेंगे, उस पे सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ये हमें पूछा है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा IF5, ठीक है। IF5 जो है दैट्स आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ये गैसियस स्टेट में होता है। इसके पहले ही हमने देखा, देखो ClF, ClF3, IF5, IF7, ये क्या होते हैं गैसियस स्टेट में। तो IF5 यहाँ पे आ गया, ये गैसियस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल हैलोजन एटम इन BrF3। अब यहाँ पे एकदम सही से लिख के दिया है कि सेंट्रल एटम की ही लोन पेयर चाहिए। कैसे करेंगे, सेंट्रल एटम ब्रोमीन रहेगा यहाँ पे, तो ब्रोमीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। कितने फ्लोरीन है, 3। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, 3 फ्लोरीन हो गए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अभी 2 लोन पेयर की, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी हमारे पास, है ना। 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा सॉरी, मैं जा रही थी स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर नहीं निकालना है हमें, हमें क्या पूछा है, सिर्फ लोन पेयर ही पूछी है सेंट्रल एटम की। तो ब्रोमीन सेंट्रल एटम है और कितनी लोन पेयर है उसके ऊपर, 2, तो 2 लोन पेयर रहेंगी, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन I2Cl6। I2Cl6 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो कैसे करेंगे हम, 2 इंटू आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, इसलिए x प्लस 6 इंटू क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +3। तो आयोडीन पे चार्ज कितना है, +3 है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज शेप ऑफ BrF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बोलेंगे हम इसको। तो BrF5 का शेप पूछा है, देखो BrF5 का शेप कैसे निकालेंगे, तो पहले तो सेंट्रल एटम ब्रोमीन रहेगा हमारा, है ना। देख ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देख 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ऐसे 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। और क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उसकी एक लोन पेयर आ जाएंगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 आई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। उसमें भी 4 हमारे पास, 4 नहीं 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे, sp3d2, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख के दे रही हूँ मैं। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देख sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आती है लीनियर,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंड अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ये ज्योमेट्री तब आएंगी जब सारी की सारी बॉन्ड पेयर वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर नहीं है, एक हाथ लोन पेयर है, मतलब ये एक है या फिर एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो उस केस में ज्योमेट्री चेंज होगी। जैसे यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ, हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या चाहिए ऑक्टाहेड्रल। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को सिलेक्ट नहीं करना है अगर ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में तो दिया भी नहीं है, होता तो भी सिलेक्ट नहीं करना। देखो अभी ऑक्टाहेड्रल है तो मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर निकाल तो सेंटर में br आएगा, ये 1 2 3 4 प्लेन में, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और एक ना लोन पेयर है तो हम लोन पेयर दे देंगे यहाँ पे, और बाकी की जगह पे क्या आ जाएगा फ्लोरीन। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अभी ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये जो लोन पेयर है इसको हम ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करेंगे, शेप में कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये लोन पेयर इस तरह से। तो बाकी स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, है ना, और ये है एक पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल बोलो या फिर स्क्वायर मोनो पिरामिडल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में इसका शेप क्या है, स्क्वायर मोनो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दे Which of the following statements is false about interhalation compound? कौन सा गलत है interhalation compound के बारे में वो पूछा है। तो they are covalent in nature, हाँ सही है ये तो। They are diamagnetic, हाँ ये भी सही है। They are more reactive than halogens, हाँ interhalation compounds are more reactive than halogens, सही है। If these are represented as XX dash, the number of X dash atom is always even, ये गलत है। हमें पता है XX dash, XX-3, XX-5 एंड XX-7 ये हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं। X डैश जो है वो हमेशा क्या है, ऑड है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 7, तो हमेशा ये क्या रहेगा, ऑड रहेगा। इसने क्या बोला है, इवन, तो ये गलत है और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉर द रिएक्शन। अभी रिएक्शन दिया और उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अभी देखो I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KClO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो एक काम कर लेते हैं, रिएक्शन को लिख के पहले देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिएक्शन है हमारे पास I2 प्लस KClO3 gives ICl प्लस दिया है KiO3, KiO3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो किस किस की क्या क्या है। तो I2 में जो आयोडीन रहेगा, एक मिनट पेन चेंज कर लो, I2 में जो आयोडीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो यहाँ पे I के ऊपर 0 चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है, अगर यहाँ पे पोटेशियम देखो, पोटेशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं KClO3 में मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो पोटेशियम पे तो हमेशा +1 चार्ज रहेगा, क्लोरीन की निकालनी है तो x + 3 × -2 = 0 आएगा। ये देखो 3 2 -6, -6 +1 -5 और आगे जाएगा तो ये आ जाएगा +5। तो यहाँ पे पोटेशियम जो, सॉरी पोटेशियम ने, क्लोरीन, क्लोरीन पे जो चार्ज है वो है +5, ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। हाँ यहाँ पे देखो आयोडीन के ऊपर है चार्ज +1, है ना, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो I के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। देख यहाँ पे देखो KiO3 पोटेशियम के ऊपर +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही रहता है, यहाँ पे आयोडीन का चार्ज मुझे निकालना पड़ेगा, तो KiO3 पोटेशियम का +1 प्लस x + 3 × -2 = 0, -6 +1 -5 आगे जाएगा तो +5, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कितनी, +5। अभी देखो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, देखो आयोडीन का अगर देखें हम तो ये 0 से गया है +1 और गया है +5 में, आयोडीन +1 एंड +5 में गया, तो दोनों ही केस में आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो इंक्रीज हुई है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, आयोडीन का,
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रहता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या रहेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीन क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, अभी KClO3 रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसे बोला है। अभी ध्यान दो, ये जो I2 है आयोडीन है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना। अभी ऑक्सीडेशन किसने किया होगा तो इसके साथ वाले ने। इसका मतलब KClO3 ने आयोडीन का ऑक्सीडेशन किया है। अगर ये आगे वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। समझ में आया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने किया तो KClO3 ने किया। क्योंकि KClO3 आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो KClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये ऑप्शन बी भी कैंसिल, गलत है। हाँ, अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस बाय 6। देखो तो जरा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है और यहाँ पे कितने से गया वो -1। तो +5 -6 अगर करेंगे, है ना, डिक्रीजेस बाय 6 बोला है ना इसने, तो पहले +5 था, उसको अगर मैं 6 माइनस कर रही हूँ तो इसका आंसर ही तो -1 आ रहा है। तो ये तो सही हो गया ना, पहले +5 था अभी -1 है, इसका मतलब 6 से कम हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही सही है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस बाय 6। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इंक्रीज्ड बाय 2, तो ये तो गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 5 से इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, Which of the following compound is in liquid state at room temperature? तो कौन लिक्विड स्टेट में है ये हमें पूछा है। तो देखो, जो हमारा BRF3 होता है, देन BRF5 होता है, ClF3 होता है, ClF5 होता है, ये सारे रहते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूं इसको, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये BRF3 देन BRF5 और ClF5 है। ClF5 जो है ये होते हैं हमारे लिक्विड स्टेट में। इसके पहले मैंने आप लोगों को लिखवा के दिया था कि कौन कौन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे। देखो BRF3 कहाँ पे है, BRF3 है क्या ऑप्शन में, नहीं। BRF5 है क्या, हाँ BRF5 है। और यही मैं पूछा था कि रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो BRF3, BRF5 और ClF5 रहते हैं। उसमें से BRF5 ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड हमें दिया था और वही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड सो दैट सेंट्रल हैलोजन एक्सिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अभी देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, पूछा है कि शेप क्या रहेगा किसका, इंटरहैलोजन कंपाउंड का। कौन सा इंटरहैलोजन कंपाउंड, जिसमें सेंट्रल हैलोजन एटम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरहैलोजन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है ना। अभी ध्यान दो, इंटरहैलोजन कंपाउंड हमारे पास होते हैं XX डैश, देन XX डैश 3, एक मिनट गलत लिखा ना मैंने, XX डैश, देन XX डैश 3, देन XX डैश 5 और XX डैश 7, ये हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं। अगर यहाँ पे इस सेंट्रल एटम की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये +1 आएंगे। ठीक है, अभी डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई सेंट्रल एटम वगैरह हम नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको मैं सेंट्रल की तरह कंसिडर कर रही हूँ, तो ये रहेगा हमारा +1। यहाँ पे इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आती है +3, इसकी +5 आएंगी और ये लास्ट वाले में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7। इसका मतलब हमारा XX-3 टाइप का जो कंपाउंड रहेगा उसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी, +3 रहेंगी। तो बस मुझे इसका शेप ही निकालना है, XX-3 टाइप का जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है उसका ही शेप हमें निकालना है। तो ये रहेगा हमारा कंपाउंड, उल्टा, हाँ ये रहेगा हमारा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी सेंट्रल एटम की वो क्या रहेंगी, +3 रहेंगी। अभी ध्यान दो, इसमें ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं ले रही हूँ ClF3, है ना, ये आ जाएगा इसका एग्जांपल, एक Cl हो गया और 3 क्लोरीन, ClF3। तो बस इसका शेप निकाल लो, कैसे निकालेंगे, ट्रिक से। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, दे 3 क्लोरीन है तो एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और यहाँ पे गया तीसरा फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d
और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री रहेंगी यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन अगर लोन पेयर है तो डायरेक्टली जो ज्योमेट्री है वो नहीं लिखना है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से जो हमारी ज्योमेट्री है, जो शेप है वो चेंज होता है। तो सेंट्रल एटम Cl, हाँ अभी दो लोन पेयर है, हमें पता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर स्टेबल होती है यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो दो लोन पेयर यहाँ पे दे दी। बाकी यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्लोरीन। अभी अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होती तो ये एंगल रहता 90 डिग्री, और ये हमें किस तरह से दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है टी शेप, है ना। तो अगर लोन पेयर नहीं होती तो ये एंगल 90 होता और इसको हम टी शेप बोलते। क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से ये जो एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है 90 से, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेंट टी शेप ज्योमेट्री। कौन सा रहेगा, बेंट टी शेप ज्योमेट्री रहेंगी। ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। नेक्स्ट, which of the following pair of compounds consists equal number of lone pair of electron in the valence shell of central atom। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कहाँ पे दोनों पेयर के सेंट्रल एटम में लोन पेयर सेम है, वो हमें पूछा है ना। तो देखो BrF5 में सेम हमारी ट्रिक से ही आंसर निकालेंगे हम। BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड में सेंट्रल एटम ब्रोमीन है। कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन, दूसरा देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 फ्लोरीन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन। तो सेंट्रल एटम ब्रोमीन में यहाँ पे कितनी लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 1 लोन पेयर। अभी इसका बी नहीं सॉरी ऑप्शन ए में ही इसका जो पेयर इसके साथ जो दिया है वो है XCF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अभी इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे, है ना, नोबल गैस वाला है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 6 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन, ये दूसरा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ये सिक्स। 6 फ्लोरीन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर। तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल एटम ज़ेनॉन है उसके ऊपर कितनी लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर है। तो दोनों में ही यहाँ पे एक लोन पेयर है, और वही हमें पूछा था कि किसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर सेम है, तो बस ऑप्शन ए ही आ गया हमारा, है ना। अब ये तो अच्छा हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन में आ गया, नहीं तो फिर सारे एग्जाम्पल जो है वो हमें चेक करने पड़ते। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, which of the following halogen exhibit maximum oxidation state in interhalogen compound। तो interhalogen compound में कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन करता है, हमें पता है आयोडीन का, सिर्फ आयोडीन का IF7 बनता है, मतलब XX-7 वाला कंपाउंड बनता है। इसको मैं गलत ही लिख रही हूँ, XX-7 वाला जो कंपाउंड है वो सिर्फ बनता है किसका, आयोडीन का IF7 बनता है। और इसी में तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है ना, बाकी में तो 1 3 5 होती है। तो इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी और इसका एक ही कंपाउंड बनता है IF7। तो कौन रहेगा आंसर, आयोडीन। आयोडीन ही इंटरहैलोजन कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following interhalogen compound is thermally most stable। तो यहाँ पे हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड का जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या होता है, मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, ClF सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन आता है ICl, देन आता है IBr, उसके बाद आएगा BrCl एंड लास्ट होता है BrF। ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है किसका, इंटरहैलोजन कंपाउंड का। अभी इसे याद कैसे रखोगे, तो देखो इसको ना ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करो, पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड फिर से लिखना है फ्लोरीन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ से स्टार्ट किया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड देन फिर से फ्लोरीन। ठीक है, अभी इसके साथ वाले जो है वो हमें लिखना है, तो उसके लिए हम याद रखेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना है Br 2 बार ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, दे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे Cl एंड Cl। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे Br लेफ्ट हैंड साइड पे Cl एंड बीच में जो बचा है तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन हो गया, तो लास्ट वाला जो है आयोडीन वो हम लिख देंगे बीच में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयोडीन। ठीक है, बस हो गया। देखो आया क्या, ClF ICl IBr BrCl एंड BrF। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। ठीक है, देन राइट हैंड साइड के दो में ब्रोमीन ब्रोमीन, लेफ्ट हैंड साइड के दो में क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे लिखना है आयोडीन। तो बस हो गया, ये तैयार हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और ये इस तरह से रहेगा। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, तो ClF,
ये हमारा सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following is correct decreasing order of thermal stability of interhalation compound? तो फिर से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, अभी हमने याद किया कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फिर से फ्लोरीन, ठीक है। देन यहाँ पे Br, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन लिखना है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, जैसे हमें पता है ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव X होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव X डैश। तो यहाँ पे लिखने में अगर मैं ट्रिक के साथ जब लिख रही हूँ तब कुछ गलत कर दूं तो उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें याद ही रखना है। हाँ, तो ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे, क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, आयोडीन। तो पहला ClF देन Cli। हाँ, तो देखो ICl आना चाहिए यहाँ पे, मैंने Cli लिख दिया, लेकिन उतना तो चल जाएगा ना, उतना समझ जाएगा हम लोगों को। तो ClF ICl एंड देन IBr देन BrCl BrF। तो ClF ICl IBr, ClF ICl IBr, ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ClF जो है वो सबसे ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल जो है ना, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल वाला ऑप्शन ए में ही करेक्ट दिया है, तो वही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, which of the following interhalation compound is used in the determination of iodine value of an oil? तो ऑयल की आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए कौन सा इंटरहैलोशन कंपाउंड यूज करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ICl। ये हम यूज करते हैं ऑयल की आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो जो इंटरहैलोशन कंपाउंड है उसके यूजेस जो है वो एक बार पढ़ लेना, और जैसे मैंने इसके पहले भी बोला है ये चैप्टर को थेरी वाला चैप्टर है, तो अच्छे से लाइन बाय लाइन इसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी ही आते हैं, सिर्फ वो टॉपिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है, वो कैसे निकालना है वो तो मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया इंटरहैलोशन कंपाउंड के क्वेश्चन। अभी है कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ XeF4। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री निकालनी हमें। तो फिर से ज़ेनॉन सेंट्रल एटम रहेगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी फ्लोरीन कितने, 4, तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ऐसे 4 फ्लोरीन गए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 और 6 आई हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने इसके पहले भी बोला है, सारी बॉन्ड पेयर होती तो ऑक्टाहेड्रल लिखते, लोन पेयर है तो ज्योमेट्री चेंज होती है। तो पहले ज़ेनॉन बीच में आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल दिखता है, लेकिन 2 हमारे पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर जाएंगी यहाँ पे और एक लोन पेयर जाएगी यहाँ पे इधर, ठीक है, तो 2 लोन पेयर हमने लिख दी। अभी 4 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, तो 4 फ्लोरीन लिखने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ऑप्शन सी स्क्वायर प्लेनर इसका आंसर आएगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गैसेस यूज्ड टू फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी इसके ऊपर जो हमारे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के जो यूजेस है उसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे, मतलब इस चैप्टर के लास्ट पेज पे एक टेबल दिया है, उसमें सारे यूजेस है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। यूजेस के ऊपर आप लोगों को देखोगे आगे भी क्वेश्चन है, तो यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो यूजेस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो गैसेस, कौन सी गैस यूज होती है टू फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। कहा है, ऑप्शन डी, तो आर्गन एंड नाइट्रोजन जो है वो यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन करंट रेक्टिफायर, तो करंट रेक्टिफायर में यूज होता है नियॉन एंड हीलियम, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, a compound of xenon and fluorine is found to have atomic ratio xenon to fluorine, xenon is to fluorine का atomic ratio दिया है 0.4 is to 2.4, ठीक है। find the oxidation number of xenon, तो xenon and fluorine का जो कंपाउंड है उसमें xenon is to fluorine का जो रेशियो है वो दिया है, और उस कंपाउंड में xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। तो देखो 0.4 is to 2.4 को मैं 4 is to 24 भी तो लिख सकती हूँ ना, और इसको ही मैं 1 is to 6 आ गई,
है ना, 724 1:6 आएगा। इसका मतलब कंपाउंड में एक xenon है और फ्लोरीन कितने हैं, 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया, HCF6। बस HCF6 में मुझे xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे आएगा, HCF6 xenon की निकालनी है तो x 6 इंटू फ्लोरीन का चार्ज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, +6। तो जो xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में वो है +6। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following inert gases is used for magnetic resonance imaging? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए कौन सी गैस यूज होती है, तो वो होती है हीलियम। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स वेयर वैलेंस शेल ऑफ xenon कंसिस्ट ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें नीचे जो कंपाउंड दिए है उसमें से बताना है कि किस कंपाउंड में xenon पे एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमें सारे कंपाउंडों पे देखने पड़ेंगे कि किसमें कितनी लोन पेयर है ना। देखो ऑप्शन ए है HCF2। तो xenon के कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन एंड ये दूसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, तीसरी लोन पेयर, कितनी लोन पेयर होगी, 3। हमें कितनी चाहिए, 1। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। देन ऑप्शन बी देखो, XEF4। XEF4 में xenon के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा एंड फोर्थ फ्लोरीन। तो एक लोन पेयर एंड 2, तो 2 लोन पेयर होगी यहाँ पे, ये भी नहीं है हमारा आंसर। ऑप्शन सी XeOF2। xenon के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन ना 2 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी उसकी 2 होती है ना, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच करना है हमें। ठीक है, ये ट्रिक से याद रखना है हमें। देन 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन एंड देन ये दूसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी ही रहेगा। देख लो कैसे, XeOF4। तो xenon के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, 4 फ्लोरीन है तो 1 2 3 एंड 4 फ्लोरीन हो गए। तो कितनी कितनी लोन पेयर बची, 1। तो यही तो हमें पूछा था कि किस कंपाउंड में xenon के ऊपर एक ही लोन पेयर है, कौन सा, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following xenon compound has chlorine pentafluoride like structure? तो किसका क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड मतलब ClF5 रहेगा। तो सेंट्रल एटम क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। 5 फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जाएंगे, है ना। और कितनी लोन पेयर बची, 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ना निकाले तो इस तरह से भी हम जाके पता कर सकते हैं कि किसका ClF5 जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ClF5 में है ना, मतलब क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड में है जो कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ऐसा ही जिसमें आएगा 5 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर, उसका ही स्ट्रक्चर ClF5 जैसा रहेगा। ठीक है, तो पहले देख लो अभी XeF4। तो xenon का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा एंड देन ये फोर्थ, एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, हमें 5 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर चाहिए, तो ये नहीं आएगा आंसर। यहाँ पे xenon 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये रहेगा 6। यहाँ पे एक लोन पेयर है ना। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हमें तो 5 ही चाहिए ना बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 6 है बॉन्ड पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर नहीं चाहिए हमें, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। देन XeO3 देख लो, xenon 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन एंड ये लोन पेयर। तो 1 2 3 एंड 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, है ना। देख लेते इसका भी सॉल्व करके देख लेते।
तो HCOF4 में xenon के 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, देन एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा एंड फोर्थ एंड एक लोन पेयर। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर होगी और एक लोन पेयर। जैसे ClF5 में आता था वैसे ही इधर आया है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कैसे होगा? तो HCOF4 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री रहती है। तो बीच में रहेगा xenon, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर एंड देन 4 फ्लोरीन, तो इस तरह से रहेगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ClF5 का भी सेम रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो ऑक्टाहाइड्रल। तो Cl एक लोन पेयर, यहाँ पे है एक लोन पेयर, देन यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड ये रहेगा हमारा फिफ्थ। तो ये भी हो गया हमारा स्क्वायर मोनोपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर। तो ClF5 का स्ट्रक्चर सेम होता है किससे? HCOF4 xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड से सेम होता है। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट, what is oxidation state of xenon in xenon monooxy tetrafluoride? xenon monooxy tetrafluoride है ना, इस तरह से रहेगा फॉर्मूला। xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए तो x प्लस -2 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x -2 -4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ये -6 बनेगा और राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे? +6। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे, और जो रिएक्शन के चारों चैप्टर है हमारे पास वो अभी हम खत्म कर देंगे। तो पहले हैलोजन डेरिवेटिव, देन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लास्ट हम लेंगे अमीन्स। तो आगे के जो 4 चैप्टर है उसका सीक्वेंस इस तरह से रहेगा।